निकिता, तुम्हें इस घर में आए 2 साल हो गए हैं, पर तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि समाज में हमारे स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए किन लोगों से बात करनी चाहिए और किन लोगों से नहीं। तुमसे कितनी बार कहा है कि हर किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, केवल हमारी तरह फाइनेंशियली स्ट्रांग लोगों से ही बात किया करो। पर नहीं, तुम्हें तो हमारे खानदान की इज्जत का जरा भी ध्यान नहीं है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर तरह के लोगों से घुल मिलकर बातें करती हो। लगता ही नहीं कि तुम चौधरी खानदान की बहू हो। एक मुझे देखो, मुझसे बात करने से पहले 2 बार सोचते हैं लोग। मैं भी हर किसी से कंफर्टेबली नहीं मिलती, आखिर हम चौधरी खानदान की बहुएं हैं। जरा तो हमारी इमेज का ध्यान रखो। मोना ने अपनी देवरानी निकिता को डांट लगाई। पर भाभी, इसमें बुराई क्या है? वो सविता आंटी की बहू कविता कितना अच्छा भजन गा रही थी, तो मैंने उसके पास जाकर बस उसकी तारीफ कर दी। माना कविता मिडिल क्लास परिवार की बहू है, पर है तो काबिल। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काबिलियत कहां से आई, हाई सोसाइटी से या निम्न वर्ग से। और वैसे भी किसी से 2 बोल हंस बोल लेने से कौन सा हमारे सिर उधारी चढ़ जाएगी या हमसे कोई उधार मांग लेगा। निकिता ने अपना पक्ष रखा। क्या हुआ? किस बात पर तुम दोनों आपस में बहस कर रही हो? सास चेतना जी बोली। देखो ना मम्मी जी, हमेशा की तरह इस बार भी निकिता ने वही किया जो उसे करना होता है। बड़े घर की बहू होकर भी छोटे लोगों में उठती बैठती है। आपने और मैंने सविता आंटी के घर पूजा में जाने से पहले निकिता को कितना समझाया था कि उसे वहां जाकर कैसा व्यवहार करना होगा। वहां अदब से चुपचाप बैठे रहना होगा, नाश्ते की प्लेट में थोड़ा सा नाश्ता लेना होगा। समाज की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घर की बहू से बातचीत बिल्कुल नहीं करनी है। पर नहीं, ये कहाँ हमारी सुनने वाली है। ना कटवा दी इसने हमारी वहां जाकर। वो मिडिल क्लास सविता आंटी की बहू कविता भजन गा रही थी और निकिता ढोलक बजाकर उसका साथ दे रही थी। जेठानी मोना ने अपनी सास चेतना जी से अपनी देवरानी निकिता की शिकायत की। ये तुमने ठीक नहीं किया निकिता, तुम्हें ऐसी हरकत शोभा नहीं देती। तुम्हें हमारे स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए। आखिर तुम चौधरी खानदान की बहू हो, हम बड़े ज्वेलर्स हैं, समाज में हमारा काफी नाम है। और ये अग्रवाल फैमिली को भी क्या सूझी जो पूरे समाज को पूजा में बुला लिया। हमारी तरह कुछ गिने चुने लोगों को ही बुलाना चाहिए था पूजा में। खैर, आगे से ध्यान रखना, बड़े लोगों में ही उठा बैठा करो, चेतना जी ने निकिता से कहा। निकिता और मोना दोनों बहुएं समाज के अग्रवाल फैमिली के निमंत्रण पर उनके घर पूजा में गई थी। वहां समाज के हर वर्ग की महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। निकिता सबके अभिवादन का जवाब मुस्कुराकर, हाथ जोड़कर कर रही थी। खुशी खुशी उनका हालचाल भी पूछ लेती थी। वहीं मोना केवल बड़े घर की महिलाओं के साथ ही बोलती। चेतना जी और कैलाश जी के 2 बेटे थे। उनका खानदानी ज्वेलरी का बिजनेस था। बड़ा बेटा जतिन अपनी पढ़ाई पूरी करते ही अपनी शॉप पर बैठ गया। जतिन पढ़ा लिखा, हैंडसम, रईस परिवार से था, इसलिए उसका रिश्ता भी बड़े घर की मोना के साथ हो गया। मोना भी बड़े व्यवसाय परिवार से ताल्लुक रखती थी। मोना को अपनी अमीरी और सुंदरता पर बड़ा घमंड था। छोटे बेटे सुबोध को बचपन से ही डायबिटीज की बीमारी थी। देखने में भी सामान्य था, सिर पर बाल भी बहुत कम थे। कम उम्र का होकर भी अपनी उम्र से काफी बड़ा लगता था। उसके लिए बड़े घर की सुंदर लड़कियों के रिश्ते तो आने से रहे। ये सोचकर चेतना जी ने समाज के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की निकिता के घर अपने बेटे के रिश्ते की बात चलाई। निकिता का परिवार सामान्य आर्थिक स्थिति का था। उसके पापा प्राइवेट जॉब करते थे, माँ हाउसवाइफ थी जो किडनी की बीमारी से ग्रसित थी। निकिता का एक छोटा भाई और बहन थे। उसकी बहन भी शरीर में सफेद दाग की बीमारी से परेशान थी। अपनी परिस्थिति को देखकर निकिता ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। चेतना जी छोटे घर से बहू तो ले आई, पर उसका घर में मान ना रख सकी। घर में हर काम के लिए सहायिका थी, पर खानदान की परंपरा अनुसार खाना तो घर की महिलाओं के द्वारा ही बनाया जाता था। पर उसमें भी घरेलू सहायकों द्वारा मदद मिल जाती थी, जैसे आटा लगाना, सब्जी सलाद काटना, बाजार से सब्जी फल लाना इत्यादि। ये कैसी चाय बनाई है? इसमें कितनी चीनी है? चाय का मसाला भी ठीक से नहीं डाला, फिर से बनाकर लाओ। ये मिडिल क्लास टाइप की चाय बनाना छोड़ दो, मोना ने कप आगे सरकाते हुए कहा। निकिता चुपचाप कप उठाकर ले गई और दूसरी चाय बनाकर ले आई। वैसे चाय अच्छी बनी थी, पर मोना की आदत थी, वो हर दिन इसी तरह निकिता के कामों में नुक्स निकालती और उसे छोटे घर से होने का ताना देती। कहीं ना कहीं सास चेतना जी भी बड़ी बहू का सपोर्ट कर ही देती। निकिता बड़े घर के खाने पीने का ढंग सीख रही थी, पर कभी तो कमी रह ही जाती थी, और कभी कमी नहीं भी रहती तो जानबूझकर निकाल दी जाती थी। निकिता अपने मायके में बड़े लाड़ प्यार से पली थी। माँ ने उसे अच्छे संस्कारों के साथ साथ घर गृहस्थी चलाने के गुण भी सिखाए थे। पर मायके में कितना भी सीख कर आओ,
ससुराल में ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना होता है, फिर से सब कुछ नया सीखना होता है। निकिता को भगवान के छोटे छोटे सुंदर वस्त्र और आभूषण बनाने का बहुत शौक था। अपने मायके में वही भगवान के लिए वस्त्र आभूषण बनाया करती थी। आस पड़ोस के लोग भी उससे मदद लिया करते थे, पर ससुराल आकर सबकी चाकरी करने में वो अपने शौक के लिए समय ही नहीं निकाल पाती थी। निकिता, आज मेरी किटी है। मैं किटी में चाइनीज इटालियन फूड रखना चाहती हूँ। सब घर पर ही बनाएंगे। मैं सबको इम्प्रेस करना चाहती हूँ। मोना ने निकिता से कहा। ठीक है भाभी, आप बताते जाना, मैं आपकी मदद कर दूंगी, क्योंकि मुझे चाइनीज इटालियन खाना बनाना नहीं आता। निकिता ने कहा। क्या निकिता, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। ना 4 व्हीलर चला पाती हो और ना ही मेरी तरह फराटेदार इंग्लिश बोल पाती हो। यूट्यूब देखकर खाना बनाना तो जानती हो ना। सिर्फ 10-12 फ्रेंड्स आएंगी मेरी, मोना बोली। अगले दिन मोना अपने बच्चे की पीटीएम का बहाना बनाकर घर से रफ्फू चक्कर हो गई। उसने ब्यूटी पार्लर की बुकिंग ले रखी थी, हेयर कट, वैक्सिंग, मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए। मोना निकिता को इंस्ट्रक्शन देकर चली गई। इधर निकिता यूट्यूब देख देख कर रेसिपी बनाने लगी। निकिता ने घरेलू सहायिका की मदद लेकर नूडल, मंचूरियन, पास्ता, पिज्जा, अमेरिकन चॉप्सी बनाई। मोना की सहेलियां खाना खाते ही बोल पड़ी, यार इससे अच्छा तो रोड साइड लगने वाले ठेले से खा लेते। बेकार में मुंह का स्वाद खराब हो गया। क्या यार मोना, ऐसा खाना खिलाने को हमें बुलाया था क्या? निकिता ने अपना 100% दिया था, पर चाइनीज खाने में कुशलता ना होने की वजह से खाने में कमी रह गई थी। मोना ये सब जानते हुए भी अपना काम निकिता के भरोसे छोड़कर चली गई थी। क्या निकिता, तुमको तो कुछ भी ढंग से नहीं आता। मेरी सहेलियों के सामने तुमने मुझे अपमानित कर दिया, गंवार कहीं की। ऐसा बोलकर मोना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। निकिता भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। निकिता का पति सुबोध महसूस कर रहा था कि घर में उसकी तरह उसकी पत्नी की भी कोई इज्जत नहीं है। निकिता, तुम उदास मत हो। क्या ये जरूरी है कि हम हर चीज में परफेक्ट हो? तुम अलादीन का चिराग नहीं हो कि जो हुक्म किया तुरंत हाजिर हो जाए। तुम इंडियन फूड कितना अच्छा बनाती हो। तुम रंगोली कितनी अच्छी बनाती हो। तुम घर में सुबह शाम की आरती कितना अच्छा गाती हो। तुम भगवान के वस्त्र आभूषण कितने अच्छे बनाती हो। क्यों ना तुम अपनी इस कला में और निखार लाओ, सुबोध ने कहा। निकिता को भी घर में उसके प्रति सबका व्यवहार असहनीय हो रहा था। वो भी अपने आप को साबित करना चाहती थी। वो ज्यादा दिन अपने शौक से दूर ना रह सकी। निकिता ये काम पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाने के लिए करना चाहती थी। उसने समय मिलते ही भगवान के वस्त्र, आभूषण, फूलों की मालाएं, मुकुट, खिलौने, सिंहासन सब बनाना शुरू कर दिया। निकिता सब सामान उपहार स्वरूप आस पड़ोस, घर आए मेहमानों, रिश्तेदारों, समाज के लोगों में देने लगी। सभी उसकी कला की प्रशंसा करने लगे। उसे अपने घर उत्सवों, पूजा पाठ में मदद के लिए आमंत्रित करने लगे। मदद मांगने वाले की स्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी, निकिता सबकी मदद करती। धीरे धीरे निकिता ने अपने व्यवहार और कला से अपना स्थान बना लिया था। समाज में, रिश्तेदारों में, सामान्य स्थिति वाले घरों में जब सासू माँ और जेठानी जाने से इनकार कर देती, तो ससुर जी के कहने पर निकिता ही व्यवहार निभाने जाती, वो भी खुशी खुशी। एक रोज निकिता की तबीयत खराब हो गई। उसका तेज बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सारे टेस्ट करवाने पर पता चला निकिता को टाइफाइड हुआ है। निकिता के मिलनसार व्यवहार के कारण आस पड़ोस, रिश्तेदार, समाज के लोग सब उसकी खैर खबर पूछने आए। इससे पहले सास चेतना जी, बड़ी बहू मोना भी अस्पताल में भर्ती हुई थी, पर कोई उन्हें पूछने तक नहीं आया था। पर आज इतने लोगों का आना सबके लिए आश्चर्य की बात थी। घर के सहायक भी निकिता के अच्छे व्यवहार के कारण उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। निकिता ठीक होकर वापस घर आ जाती है। पति का साथ मिलते ही निकिता के पंख लग गए। उसने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना अकाउंट बनाया। वहां उसने अपने द्वारा बनाए गए पूजा, भगवान के वस्त्र और सजावट के सामान की फोटो डालनी शुरू कर दी। निकिता के काम की सभी तारीफ करने लगे और अब उसकी कमाई भी होने लगी। ये देखकर उसका पति उसे और सहयोग देने लगा। शादी ब्याह, तीज त्योहार में उसका काम और बढ़ जाता। उसे अच्छे ऑर्डर मिलने लगे। पति पत्नी एक हो जाए तो ससुराल में पत्नी को ससुराल वाले एक ताना भी नहीं दे सकते। पति का साथ बहुत जरूरी है। निकिता का पति सुबोध जानता था कि निकिता के आत्मसम्मान के लिए निकिता का अपनी कला का प्रदर्शन करना जरूरी है, जो किसी भी तरह से गलत नहीं है। इसी तरह निकिता का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जब निकिता के पास
अपने द्वारा कमाई कुछ धनराशि जमा हो गई तब वो मोना से कहती है, भाभी चलिए चाइनीज इटालियन फूड खाने, मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ। मेरी सफलता में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। अभी भी मैं विदेशी खाना बनाने में माहिर तो नहीं हुई हूँ, पर अपनी सफलता में आपकी पसंद का खाना आपको खिला सकूं इस काबिल जरूर हो गई हूँ। मोना शर्मिंदा हो जाती है। एक बार मोना का कार एक्सीडेंट हो जाता है, उसे काफी चोट आती है और शरीर से काफी खून भी बह जाता है। हमारे अस्पताल में इनके ग्रुप का ब्लड अभी अवेलेबल नहीं है, आप लोग जल्द से जल्द ब्लड की व्यवस्था कीजिए। डॉक्टर ने परिवार से कहा। ब्लड का इंतजाम हो जाता है। 2-3 दिन बाद मोना थोड़ा बेहतर महसूस करती है। भाभी अब आप ठीक हैं, अब जोखिम टल गया है। निकिता ने आंख में आंसू लिए कहा। जानती हैं भाभी आपको ब्लड किसने दिया? निकिता ने पूछा। मेरी सहेली स्वीटी ने? मोना ने पूछा। नहीं भाभी, आपको खून वो मिडिल क्लास सरिता आंटी की बहू कविता ने दिया है। मैंने हमारे समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ब्लड की गुहार लगाई थी। जब कविता को पता चला आपको ब्लड की आवश्यकता है तो वो तुरंत आई और अपना ब्लड देकर आपकी जान बचाई। भाभी हम सबके शरीर में एक ही रंग का खून बहता है, किसी के शरीर में नीला तो किसी के शरीर में पीला नहीं। अमीर गरीब में भेदभाव ना करें, हम सब ईश्वर के ही बच्चे हैं। निकिता ने कहा। हाँ तुम सही कह रही हो, हम किस बात का घमंड रखते हैं। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। साथ जाएंगे तो केवल हमारे अच्छे कर्म, पुण्य, अच्छा व्यवहार। आगे से मैं भी सबके साथ समानता का व्यवहार करूंगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितनी बार बुरा व्यवहार किया, तुम्हारा मजाक बनाया, पर तुमने हमेशा मुझे सही राह दिखाने की कोशिश की। बस निकिता, मुझ पर एक एहसान और करना, मुझे ले चलोगी ना कविता के घर, उसका आभार मानने? मोना ने भरे गले के साथ कहा। हाँ हाँ भाभी, आप ठीक हो जाइए, हम जरूर साथ चलेंगे। निकिता ने भी मुस्कुराते हुए कहा। दोस्तों, असल गरीब वो है जो दिल से गरीब है और असल अमीर वो है जो दिल से अमीर है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।